हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम मिस्टर कपिल से मिलेंगे जो अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली जेआरएफ क्लियर किया है। आज हम उनसे कुछ सुनेंगे कि उनका क्या अप्रोच था, उन्होंने ये जर्नी कैसे पार की। हेलो मिस्टर कपिल। हेलो मैम। वैसे मैं आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, आपका थैंक यू जेआरएफ मैम। हुआ। आप वो ना मतलब कुछ चंद लोगों में से एक हो, 0.6% मैं बोलूँ तो, क्योंकि इस बार जो जेआरएफ है वो बहुत कम लोगों में से हुआ, 1% भी नहीं हुआ। मतलब मैं बोलूँ सिर्फ 0.69% उन लोगों का ही जेआरएफ हुआ है 7.5 लोगों में से। तो उनमें आना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। वैसे आपको उम्मीद थी कि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा? उम्मीद थी, लेकिन मतलब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हो ही जाएगा। क्यों? अरे मुझे लगता है पूरा कॉन्फिडेंस किसी को नहीं हो पाता जब तक रिजल्ट को खुद ना देख लें, क्योंकि जिस दिन से मेरा रिजल्ट आया था 4 तारीख को, मतलब बताया था उन्होंने 4 तारीख का डेट दिया था, लेकिन उन्होंने रात तक ना मतलब वो साइट नहीं चल रही थी, क्रैश हो रही थी बीच जी जी बीच में। बिल्कुल, बहुत तो लेट रात को रिजल्ट आया बारह था। साढ़े बारह बजे तो ना कट ऑफ लिस्ट आ गई थी। तो मेरे दोस्त ने भेज तो दिया था मुझे, तो मैंने देख तो लिया था, क्योंकि मैंने पहले आंसर की मिलाई थी, तो उसमें मेरे नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे थे, तो मुझे पता चल गया था कि मेरा हो तो गया है। लेकिन जब तक मैंने खुद ने स्कोर कार्ड नहीं देखना था तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, और स्कोर कार्ड सुबह मेरा 4:30 बजे निकला, तो मैं 4 घंटे ट्राई ही कर रहा था स्कोर कार्ड का। जी, इस बार फिर ये जाकर के साइट बहुत विश्वास क्रैश हुआ। हुई थी, बहुत से हाँ, लोगों को बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा। भी हुई थी। बहुत लोग तो ऐसे थे जो एक दिन तक उनको ना स्कोर कार्ड मिला ही हाँ, नहीं। मिला ही नहीं था। वैसे जब बस आपको पता चला कि आपका जेआरएफ हुआ तो सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? मैंने अपने घर पे बताया, मेरे मम्मी पापा को, मेरे चाचा चाची को, फिर मेरे एक दोस्त तो उसको मैंने मैसेज किया कि मेरा हो गया है। मैंने सोचा रात को क्यों ही डिस्टर्ब करना है किसी को तब मैंने मैसेज कर दिया। फिर जब सुबह उठा तो फिर मैंने मेरे सर को फ़ोन किया, अनिल जी सर को। अच्छा। वो यहाँ कोचिंग के डायरेक्टर सुनील सर हैं, उनके भाई हैं वो। ओके। वो जी पिछले 7-8 साल से मेरे साथ में हैं, मतलब मेरे जी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी स्रोत रहे हैं। मैं जब भी डिमोटिवेट होता हूँ मैं उन्हीं से बात करता हूँ, तब वो शुरू से साथ में है, मतलब जी। मेरी हर जर्नी में साथ रहे हैं वो। तब मैंने आपका उनका, वैसे कौन सा अटेम्प्ट था ये कपिल मेरा जी? तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था ना तो उस टाइम पर मेरा नेट तो हो गया था, लेकिन मेरा जेआरएफ 6 नंबर से रह गया था। अच्छा, तो और तब बहुत फिर दर्द होता है, छह बहुत ज़्यादा नंबर अरे दूसरी बार में ज़्यादा हुआ था, दूसरी बार में 2 नंबर से जेआरएफ रहा था। अरे जी। तो फिर मैंने इस बार दिया ना तो फिर हो गया, लेकिन जब मैंने दूसरी बार जब 2 नंबर से रहा था ना तो मेरा मन ही नहीं था दोबारा प्रिपरेशन करने का। तो फिर भी लेकिन मेरे पापा लोगों ने बोला, मेरे पापा जो हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं जी, फैमिली वही का तो बताते सपोर्ट हैं। चाहिए, तभी मतलब आप लोग हाँ, हिम्मत नहीं आ रहे। तो मेरे चाचा चाची हैं और मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित ही किया है। जी और मैं जिनके पास रहता हूँ यहाँ जयपुर में, संवरमल अंकल जी, तो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। वो इतने ज़्यादा फ्री है ना, फ्री मतलब ओपन माइंडेड आदमी। उन्होंने हर जगह पर मेरा साथ दिया है, मतलब चाहे फाइनेंशियल हो चाहे सोशल हो, कोई भी मतलब जैसे भी मतलब सिक्योरिटी मुझे चाहिए वो उन्होंने सारी प्रोवाइड करवाई है इस जगह पर। जी उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। दूसरी तरफ मेरे दोस्त लोग हैं, एक मेरा दोस्त है लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी कर रहा है, वहाँ से आशुतोष नाम है उसका, जी। उसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प रही थी। फिर एक मेरी दोस्त मेरी लाइब्रेरी में है, मोनिका राजपुरोहित नाम की, उन्होंने मुझे फर्स्ट पेपर पढ़ाया भी था इस बार। अच्छा। ये मैं उन मतलब जैसे अगर फर्स्ट पेपर में अगर क्रेडिट देना हो तो कोचिंग का क्रेडिट है, बाकी उसके अलावा उन अच्छा, मोहतरमा का क्रेडिट है। तो मैं अभी ये पूछना चाहूंगी कि आपने क्या क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से आपका थर्ड अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ, ताकि आगे जो लोग वो ना करें। तो मेरा ये मानना है, पहली बार तो आप जब भी मतलब नेट जेआरएफ की तैयारी करें तो आप सब्जेक्ट प्रिपेयर रखिए पूरा, उसमें कुछ भी मत छोड़िए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सब्जेक्ट पूरा करके ही जाइए। जी मैंने जब पहली बार किया था ना तो मेरा जब 6 नंबर से रहा था, तो उस टाइम पर मैंने 2 यूनिट छोड़ दी थी सब्जेक्ट की, और उसका मुझे बाद में बहुत दुख हुआ जब रिजल्ट आया ना तब जी कि मुझे 2 यूनिट और कर ही लेनी चाहिए थी। तो फिर वो उस टाइम पर करी, फिर बाद में सेकंड टाइप जब दिया तो मेरा कोई एग्जाम वगैरह चला तो उस टाइम में मैं पढ़ नहीं पाया फर्स्ट पेपर को ठीक तरीके से, जी। तो सब्जेक्ट पूरा हो गया था, तो फिर से 2 नंबर से रह गया। लेकिन इस बार मेरे पास थोड़ा टाइम भी था लास्ट में एग्जाम टाइम पर, तो मैंने सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ा और फर्स्ट पेपर भी ध्यान से पढ़ा, जी। तो इस बार हो गया फिर। वैसे आपने अपने सब्जेक्ट जो कि हिंदी है उसकी आपने तैयारी कैसे की? मेरा हिंदी ना यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मेरा बेस तो ओके। वहीं से तैयार जी हुआ था। उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी बहुत क्लास से ली थी, साहिल सर और रसीम अग्रवाल सर से, वो दृष्टियों पढ़ाते हैं तो उन्हीं जी से। और यूट्यूबर हिंदी विद ऋचा मैम है, उनकी मैंने बहुत सारे क्लास ली थी, क्योंकि वो जैसे पीवाईक्यू वगैरह करवा देते हैं, जैसे सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक होता है ना उसको डिफाइन करके वीडियो बना देते हैं। हम क्या है ना थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एंडिंग टाइम पे रिवीजन करना होता है ना तो वीडियो बहुत काम आते जी हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मैम ने यही कहते जैसे हमारे नॉवेल्स लगे हैं, नॉवेल्स है, ड्रामा है, तो उनमें जैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी बातें उन्होंने कही हैं, तो वो वीडियो बना करके बता देते हैं। फिर दूसरी तरफ उन्होंने लास्ट में मैराथन क्लास ली थी, 2 क्लास ली थी उन्होंने 10-10 घंटे की, तो फिर उनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिला था, वो पूरे मैराथन क्लास से मैंने देखी थी 2-2 बार अच्छा, उसकी वजह से।
वैसे बहुत से लोग हैं जिनका मतलब पेपर टू अच्छा होता है, बिकॉज उन्होंने एमए कर रखा है, तो ऑब्वियसली उनका पेपर टू अच्छा ही होता है। बट आपको भी मालूम है कि आप नेट क्लियर कर सकते हो पेपर टू के माध्यम से, हाँ, बट अगर आपका पेपर वन अच्छा ना हो तो जेआरएफ आपका क्लियर हो ही नहीं सकता आजकल के पैटर्न के हिसाब से, नहीं हो पाएगा। बिकॉज दोनों को आपको इक्वल वेटेज देना होता है। तो आपने पेपर वन की तैयारी कैसे की? पेपर वन की तैयारी के लिए मैं एक तो जो मेरे दोस्त थे मोनिका राजपुरोहित उनकी हेल्प ली थी, और दूसरी चीज कोचिंग की बहुत मैंने हेल्प करी है, हेल्प ली है, करी नहीं है। तो जैसे सुनील सर है तो उन्होंने रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड उनकी क्लास ली थी। अच्छा। मैराथन ली थी उन्होंने 4-4 घंटे 5-5 घंटे की, तो मैंने सारी मैराथन करी थी इस बार वाली जो यूट्यूब पर डाली थी उन्होंने, वो भी, और जो कोर्स में थी वो वाली भी करी थी क्लास जी। में। कोर्स वाली तो मैंने पहले कर ली थी, तो फिर इस बार तो खाली रिवीजन ही बाकी था, तो मैंने मैराथन क्लास से करी। तो सर ने क्या ना, जैसे वो पीवाईक्यू लेकर के आते हैं और पीवाईक्यू के माध्यम से कंसेप्ट समझाते हैं, या कोई भी आप मतलब किसी भी टॉपिक उठाए, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, मतलब जैसे एक क्वेश्चन के अंदर 4 रिसर्च के टाइप्स दे दिए, जी। तो फिर सर यही काम करते थे कि सारे रिसर्च के टाइप बता देते थे फिर हमें। जी, बिल्कुल अब एनालाइज करते थे हर एक क्वेश्चन का हाँ, हर ऑप्शन के एक बस साथ। वही है उस हिसाब से। और टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा था, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जैसे मतलब स्टूडेंट्स टीचर्स उनका बिहेवियर क्या होता है उनके बारे में सर हमें क्लास में बता देते एग्जाम्पल दे करके, कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हमारे बीच में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल, उस टाइप से बता देते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड का तो यही था। फिर मैंने लॉजिकल रीजनिंग के लिए ममता मैम से क्लास ली थी, जी। और ममता मैम जहाँ बताती है ना कि इस तरह से क्वेश्चन आना है, वहां से क्वेश्चन आता है। क्योंकि उन लोगों ने भी एनालाइज किया है एनालाइज बहुत पीवाईक्यूज ज्यादा वगैरह, तो किया टीचर का है। ये एक फायदा होता है कि उनको पता होता है कि कहाँ पर वेटेज ज्यादा देना चाहिए, हाँ। क्योंकि सिलेबस इतना सारा है पेपर वन का कि मतलब हम लोग है ना ऐसे चाहे तो 2 साल में कंप्लीट ना कर सकें, बट अगर हमें पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, या फिर ये जो टॉपिक है वो थोड़ा कम वेटेज रखता है, तो हम अगर उसके हिसाब से पढ़े, तो जैसे कि आपने कहा कि हम लोग है ना सटीक अप्रोच लें तो आराम से हम लोग जीआरएफ क्लियर हाँ, कर JRF सकते हैं। कर सकते बस हैं। हमारा टीचर हमें, इसलिए मैं आप सभी से हमेशा बोलती हूँ कि हमें है ना हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज देना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर सकेंगे और तभी रिवीजन भी कर पाएंगे। नहीं तो फिर एग्जाम टाइम में तो फिर हमको रिवीजन की प्रॉब्लम बहुत होती है हर किसी को। तो उसमें आपने कैसे किया, मतलब हेल्प कैसे हुई आपकी? ममता मैम ने तो बता देती थी, जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसमें, तो वो बता देती कि इससे क्वेश्चन आएगा, वो उससे आता था हर बार, जी। और इस बार भी आया था। फिर लॉजिकल इक्विवेलेंट है, वहां से क्वेश्चन आता था, वो इस बार भी आया था। वही है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, जैसे पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक स्केल वगैरह है, तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, सैम्पलिंग है जी। उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हर बार आता है, मतलब ये फिक्स रहता है कि मतलब ये नहीं कि आपके शिफ्ट में आए, वो किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, लेकिन आप पढ़ के रखिए, हो सकता है आपके शिफ्ट में आ जाएंगे। फिर हायर एजुकेशन में है तो अब मतलब जो पिछला जो ट्रेंड चल रहा है ना उसके हिसाब से हायर एजुकेशन में वैदिक एजुकेशन से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। जी। वैदिक शिक्षा में फिर जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, उनसे पूछ रहे हैं। एनवायरमेंट की यूनिट मैंने सूरज सर से करी थी, उन्होंने मैराथन क्लास ली थी 4.5 घंटे के लगभग की। अच्छा। तो वो मैंने वहीं करी थी। पहले तो मैंने क्लास वगैरह कर ही ली थी कोर्स वाली, उसके बाद में मैंने ये मैराथन करी थी, तो उससे रिवीजन हो गया था। और एनवायरमेंट के क्वेश्चंस क्या ना, जैसे आजकल मतलब उन्होंने पैटर्न बदला है जिस हिसाब से सब्जेक्ट का और फर्स्ट पेपर का, वो बहुत ज़्यादा टफ कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है एनवायरमेंट तो थोड़ा डीपली पढ़ ही लेना चाहिए, जी। और सामान्य जीवन में भी काम आ जाता है, वहाँ पर भी और पेपर में भी आ जाता है। तो जैसे कपिल जी ने कहा है कि हर एक यूनिट को आप है ना किसी भी यूनिट को अभी छोड़ सकते हो ही नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो, जेआरएफ आपको चाहिए, तो आपको पेपर वन में 10 के 10 यूनिट आपको अच्छे से करने जरूरी चाहिए। है। और जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स ना, जैसे डीआई है, तो मेरा ये मानना है कि आप डीआई को पूरा टाइम मत दीजिए, लास्ट में 2-4 दिन मत दीजिए, आप रोज एक क्वेश्चन निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन में मुझे 5 या 10 मिनट लगेंगे, तो आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि डीआई भी ना बहुत लेंथी कर दी है इन लोगों ने। बहुत लोग तो छोड़ भी देते हैं अरे DI। वही बता रहा हूँ मैं, तो आप एक क्वेश्चन रोज सॉल्व कीजिए। रीजनिंग क्या है ना, रीजनिंग लोग लगभग बच्चे कर लेते हैं रीजनिंग का, और मैथ्स क्या प्रैक्टिस करते रहिए थोड़े बहुत लोगों में बहुत डर रहता है मैथ्स का और ये ना डेटा इंटरप्रिटेशन का, मतलब वो लोग थियरी कर ले। अच्छा, आपको भी है? हाँ, मुझे भी है, तो मैं थोड़े बहुत प्रैक्टिस करता रहता था। जी। डीआई से भी डर लगता था, तो मैं एक एक क्वेश्चन रोज निकालता था, तो एग्जाम का क्वेश्चन बन गया था फिर हाँ जी, उससे। स्टार्टिंग से करें तो फिर लास्ट में डर रहता ही नहीं है, हाँ। वो तो है ही है। वैसे अगर मैं आपको पूछूं तो है ना, हमको कितना टाइम लगेगा, मतलब वैसे हमारा तो हो गया है, बट अगर लर्नर से अभी स्टार्ट करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा? अगर जेआरएफ क्लियर करना हो तो उनको कितना टाइम देना चाहिए अपनी स्टडीज को? मेरी जैसी गलती है ना, अगर तो 6 महीने लगेंगे। अब अच्छा। मेरा ये मानना है कि आप फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट पूरे और सब्जेक्ट की 10 यूनिट पूरी आप पढ़िए। हमारे सब्जेक्ट में 10-10 यूनिट लगी हैं, तो आप पूरी पढ़िए, उनमें छोड़िए मत कुछ भी। जैसे अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने खुद ने भी गलतियां करी हैं, मैंने पहली बार पीओई को लगाए ही नहीं थे, अच्छा। मैंने थ्योरी पढ़ी खाली, पीओई की नहीं लगाए। तो जब अब रहा हमारे 6 नंबर से ही था जेआरएफ, लेकिन फिर भी दुख तो होता है ना कि यार मैं ये काम कर लेता बिल्कुल। तो हो ही जाता। उसकी वजह से तो आप गलतियां मत कीजिए, पीवाईक्यू वगैरह सोल्व कीजिए, और सब्जेक्ट है वो डीपली पढ़िए, क्योंकि जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता कि मतलब जैसे हम नॉर्मली ऊपर से पढ़ के जाएंगे ना क्वेश्चन बना पाएंगे।
अगर आपने कोई नॉवल जब तक मतलब आपने 2-3 बार खुद से नहीं पढ़ा हो ना, तब तक आप किसी नॉवल का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे वहां पर। जी। वो इतना ज़्यादा टफ कर दिया। अब जैसे हमारे सिलेबस में गोदान उपन्यास लगा है, मैं गोदान मैंने कम से कम 3-4 बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेरा गोदान का क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब वही है कि प्रैक्टिस की बहुत जरूरत प्रैक्टिस की है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी कपिल जी ने कहा, मैं भी आपको हमेशा कहती हूँ कि जैसे जैसे एनटी का ट्रेंड बदल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस बदल रहे हैं। जैसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे, फिर मल्टीपल सिलेक्शंस क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, और अभी आ रहा है असर्शन रीजन। मतलब पेपर बहुत सब्जेक्टिव बन गया बहुत है। ज़्यादा। जी, तो अभी आपको है ना हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, हर एक टॉपिक को आप समझना बहुत, जैसे रट्टा मार के आप नहीं जा सकते अभी एग्जाम में। और फर्स्ट पेपर का भी इन्होंने, जैसे ये फर्स्ट पेपर तो पता नहीं हर 2 साल में ट्रेंड बदल दे रहे हैं। पिछली बार इन्होंने मूवीज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सब जी। बच्चे मूवीज तैयार करने लगे। इस बार मेरे सबसे मूवीज से क्वेश्चन पूछा नहीं इन लोगों ने। तब क्योंकि उनको ही मालूम है अभी वो पढ़ के आएंगे। वो क्योंकि मूवीज में क्या है ना, जैसे उन्होंने सिलेक्टेड कर लिया ना, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, जी। फिर जो महत्वपूर्ण मूवीज है, पाथेर पांचाली जैसी मूवीज है, मदर इंडिया जी। जैसी मूवी है, तो सब लोग उनका क्रम याद कर लेते हैं। इस बार उन्होंने पूछा नहीं, बदल दिया पैटर्न। ऐसे ही करते हैं। मतलब ज्यादातर एनटी मेरे हिसाब से है ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। हाँ। जो मतलब वो कहीं से ही पूछ सकते हैं, हम लोग वो ना सोच भी नहीं सकते। और दूसरी चीज ये है ना, जैसे हम पीवाईक्यू वगैरह लगाते हैं ना, जैसे किसी बच्चे ने दे दिया एक बार पेपर और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसे ना अपनी रेस्पॉन्स शीट जरूर देखनी चाहिए। मेरा ये मानना है, मुझे भी मेरे दोस्त ने बताया था, जो आशुतोष मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि भाई तो अपनी रेस्पॉन्स शीट देख। तो मैंने देखा, फिर उसने मुझे बताया कि रेस्पॉन्स शीट में ये चीज देखी, अगर आपने कहीं तुक्का लगाया है ना तो वो क्यों, क्या सोच करके तुक्का लगाया है तुमने, और अगर तुक्का नहीं लगाया उस क्वेश्चन का सही आंसर तब तो ठीक है, लेकिन तुक्का क्या सोच करके लगाया था, तो वो ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। अगली बार पेपर देना था, आपको पता रहता है कि मैंने क्वेश्चन पिछली बार क्या लगाया था, इस बार क्यों लगा रहा हूँ। और दूसरी चीज ये होती है, जैसे हम पेपर लगाते हैं ना तो हमें उस टाइम पर लगता है कि सब चीजें सही चल रही है, तो मुझे लगता है पेपर का ना आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि बार पूरा पेपर आप देख सके दोबारा से। जी। चाहे 5 मिनट 10 मिनट में एक बार सारे क्वेश्चन अपनी आंखों से निकालिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पर भी 2 या 2-3 से ऐसे क्वेश्चन रह ही जाते हैं ना जिनको आपको आते हैं लेकिन आपने टिक गलत लगाया होता है उसमें, जी। उसकी वजह से भी। वही जैसे कि आपने कहा तुक्का, और एक मैं कहूँगी एजुकेशनल गेस होता है और एक तुक्का होता है। मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं है वो टॉपिक, तो आप उसमें तुक्का लगाते हो। एक वो होता है जो आपने पहले से पढ़ रखा हो, बस आपको है ना इसमें डीपली भी मालूम ना, नहीं जैसे है। क्या है, जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं सब्जेक्ट में तो 10 क्वेश्चन तो उन्होंने कंप्रेहेंसिव के डाल दिए, बचे 90 क्वेश्चन। जी। तो मैं मान कर चलता हूँ कोई बच्चा सब्जेक्ट को कितना भी पढ़ेगा, कितना भी जोर मार के, तो वो 70 से 75 क्वेश्चन ही कर पाएगा सही तरीके से। ठीक है, इसके आगे वो 10-15 क्वेश्चन तुक्के लगाता है, लेकिन वो तुक्के ना मतलब जो उसने पढ़ रखा है ना उसके आधार पर ही लगा जी पाएगा बिल्कुल, वो, एजुकेशनल गेस वरना चाहिए। हाँ वरना नहीं लगा पाएगा। वो तो बात आपने बिल्कुल सही की, और इसमें हम लोग समझ सके पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप थियोरी पढ़ लेते हो बट अगर आप है ना खुद ही पीवाईक्यूज नहीं करोगे, पीवाई की प्रैक्टिस बहुत नहीं ज्यादा करोगे। जरूरत है सब्जेक्ट के। पीवाई क्यों आप मतलब ज्यादा भी नहीं लगाना, 10-12 साल के मत लगाइए, जी, कोई जरूरी बट नहीं, लेकिन 5 आप साल के तो 5 लगाने साल के चाहिए। लगाइए, आप पूरे पेपर्स लगाइए। और उनका अगर आपको डिटेल एनालिसिस करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। डिटेल एनालिसिस आप 2 पेपर देखिए, मतलब 2 या 4 पेपर लगाइए पहले वाले, जी। और उनका एक एक ऑप्शन ना वो याद कर लीजिए आप, उनका ऑप्शंस और उनके आगे जो आंसर होंगे ना जी। उनके वो याद कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन में फिर 4 आंसर मिलेंगे आपको, तो आपने अगर एक पेपर लगाया तो उसमें 100 क्वेश्चन है, फिर 400 क्वेश्चन मिल गए आपको उस हिसाब से। तो देख लीजिए, मैं भी ऐसे आपको नहीं बोलती कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये हेल्पफुल होता है आपके लिए। आप सिर्फ थियोरी पढ़ के जाओगे एग्जाम में तो काम नहीं आने वाली, बिकॉज वहां पर आपको एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत मुझे होती पहले है। पता नहीं चलता था इनका पीवाईक्यू वगैरह का तो इतना, लेकिन इस बार जब मैंने पीवाईक्यू क्लास से ली थी ना तो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प सुनील सर से मिली थी, एक्चुअल में हेल्प मिली थी। अच्छा। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन लेकर के आए और उसमें जो 4 ऑप्शन थे ना उनको डिटेल करके बता देते हैं। जी। मेरे एग्जाम में जब मैं पेपर दे रहा था ना इस बार, तो मुझे पता चल रहा था कि अच्छा ये चीज उन्होंने सर ने बताई थी तभी ये आ रही है यहाँ पर। जी। इस हिसाब से जैसे मतलब सुनील सर ने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया था तो उसका मुझे पता है, जैसे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, फिर दूसरे तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सिलेबस क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, तो उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था हर चीजें। तो जी। एग्जाम्पल से मुझे ज्यादा याद रहता है, वो सभी को याद रहता है सही एग्जाम्पल बात है। से। वो एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता भी होता है कि वो लोग हाँ कैसे वही चीजों को है। समझाते हैं। फिर वही है कि हम लोग ना जितने कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से समझेंगे एग्जाम में उतना ही अच्छा होता है। सिर्फ आप है ना पढ़ कर जाओगे तो जरूरी नहीं है, रट्टा मार के जाओगे तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका वो राइट हो। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं, फिर ही आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा याद रहता है, तो वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। अभी मैं ये कहूँगी कि आप है ना क्या संदेश देना चाहोगे जो भी लर्नर्स हैं, अगर वो यूजीसी नेट की एग्जाम करना चाहते हैं, किसी सेट के एग्जाम जैसे एमपी सेट के भी एग्जाम होने वाले, एपी सेट की है, तो उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या आपका होगा संदेश? पहली चीज तो ये है कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए उनमें छोड़िए मत, क्योंकि मुझे जिस टाइम पर मेरा पहली बार नहीं हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ था कि मैं 2 यूनिट और पढ़ लेता, पहली बार में हो जाता, मुझे इतना टाइम नहीं लगता उस टाइम पर।
तो पहली चीज़ तो ये है कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए, दूसरी चीज़ आप कंसिस्टेंट रहिए उस चीज़ के लिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर काम कीजिए, वो मतलब दिखाने के लिए मत कीजिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में पढ़िए और आपको लगना भी चाहिए। क्योंकि जब मतलब मेरे जैसे एक दो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और मुझे बताते हैं अपना अनुभव भी। जैसे वो क्या करते हैं, जैसे पूरे दिन पढ़ते रहते हैं ना, तो अगर उन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई करी है तो रात को ना दिमाग में उनके वही चीज़ चलती है, उनको रात को प्रॉपर्ली नींद भी नहीं आती है। ऐसा अच्छा। एक्चुअल में होता है उनके साथ में। तो यही है, अगर आप नेट की या फिर एमपी सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो ढंग से कीजिए और ज़्यादा कंटेंट मत देखिए। आप 1 या 2 किताब सुन लीजिए, वहीं अच्छे से पढ़िए। क्योंकि मैं मानता हूँ आप 10 कंटेंट 10 बार पढ़िए, उसकी जगह आप 1 कंटेंट 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जो आप पढ़ रहे हो उसका आप रिवाइज़ करिए, जितना रिवाइज़ करोगे मैंने आप उतने यही किया था, कॉन्सेप्ट क्लियर जैसे होते हैं। लिमिटेड सोर्स लिया था। एक तो अपनी यूनिवर्सिटी कोचिंग और एक मेरी दोस्त है मोनिका राजपुरोहित, उन्होंने मुझे थोड़े से नोट्स दिए थे। जी, तो मैंने वहीं बार-बार रिवीजन किया था और हिंदी के अंदर जैसे हम सर ने हमें नोट्स लिखवाए थे और जी, एक दृष्टि की बुक थी और हिंदी भी त्रिशा मैम की क्लास से। जी, वहीं बस, उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया, ज़्यादा हाथ-पैर भी नहीं मारे। जी। मेरा एक और सवाल है, आपका अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी जेआरएफ तो आपने कर लिया, हाँ। अब नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हो? मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का करूँगा। मैंने पिछली बार दिया था पेपर, अभी जी, तो पहले हुआ था ना पेपर, तो उसमें मेरा जीके क्वालीफाई नहीं हो रहा। मेरे सब्जेक्ट में नंबर ठीक, लेकिन जीके क्वालीफाई नहीं हो रहा मेरा। जी। तो मुझे लगता है मुझे वहीं कर लेना चाहिए, तो और वहीं वैसे हम करूँगा मैं। सबकी है ना शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जैसे आपने जेआरएफ किया वैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी जल्द बनोगे और यहाँ पर आके हमें वो सूचना ज़रूर दोगे ज़रूर मैम, ज़रूर। और अरे हमेशा अपनी वो यूनिवर्सिटी से तो मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। जी। इनको पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जी, वही है मतलब हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी है ना मतलब सभी स्टूडेंट्स को एक परिवार ही मानती हैं। इसलिए आप भी अगर हमें परिवार मान लें तो हमेशा आते रहिएगा। हम भी चाहते हैं कि हमें पता चले कि आपने और क्या-क्या पाया है अपनी लाइफ अरे में। वो सुनील सर है ना, तो उनके भाई अनिल सर, जी, वो मुझसे पिछले 8 सालों से जुड़े हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, अनिल सर को पता रहता है। जी, अनिल सर को पता है मतलब सुनील सर को पक्का पता है। जी। तो यही एक आएँगे फैमिली की ज़रूर। पहचान तो यही है। वही है। बाकी सारे लर्नर्स हमारी फैमिली ही है। आई होप आपको इस इंटरव्यू से कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ नया अप्रोच मिला होगा, कुछ पता चला होगा कि आप अपनी यूजीसी नेट की तैयारी या किसी सेट की तैयारी कैसे करें और जो कपिल जी ने कहा, जो गलतियाँ उन्होंने की है वो आप ना करें। तो आई थिंक नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका भी जेआरएफ डेफिनिटली हो सकता है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।